नमस्कार, ब्रह्मोत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत पहली जो इकाई है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, उसके अंतर्गत हमने लघुत्तम समापवर्ती की जो है उसकी प्रारंभिक जानकारी हमने देखी थी। साथ ही हमने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो मुख्य जो विधियाँ हैं उन विधियों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि लघुत्तम समापवर्ती जो है उसको ज्ञात करने की चूंकि विधियां तो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझी है सारी वीडियो, तो जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो उससे मैं आग्रह जरूर करूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज का जो वीडियो उसमें हम लघुत्तम समापवर्ती पर आधारित बहुत सारे जो अच्छे जो प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो वीडियो की शुरुआत हम एक अच्छे प्रश्न के साथ करते हैं। देखिए हम जो पिछला जो वीडियो हमने जो देखा था लघुत्तम समापवर्ती, इसमें हमने लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के हमने देखिए 3 विधियों की चर्चा की थी। जो पिछले वीडियो से वंचित हो गए उनको एक बार पुनः अपन थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता दूं कि उसमें हमने जो चर्चा की थी वो हमने ये देखा था। एक तो हमने सबसे पहले देखी थी हमने एक अपवर्ती विधि, उसके द्वारा भी हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो हमने देखी थी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। और साथ ही हमने एक संक्षिप्त विधि जो है उस विधि को भी हमने देखा था कि जिसके द्वारा हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही विधियां हमने उसमें समझी थी, बहुत ही अच्छे से समझी थी। अब प्रश्न ये आता है कि जब हमारे सामने प्रश्न आएंगे तो अब इसमें से हम कौन सी विधि काम में लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए हमने जो देखी थी ये अपवर्ती विधि, यह विधि तो ऐसे जिसमें हमें जो जितनी भी संख्या दी हुई सबके क्या लिखने पड़ता है, हमें अपवर्ती लिखना पड़ता है। और अपवर्ती लिखकर अगर संख्या अगर बड़ी हो तो फिर उनके अपवर्ती यानी जो गुणज जो लिखने उसमें भी हमें समय लगता है। और फिर हम जब उससे लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे तो उसमें भी हमें समय अधिक लगता है। ठीक है, तो ये जो विधि है ये विधि हमारे कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न जब इनको हल करेंगे तब हमारे लिए इतनी उपयुक्त नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ छोटी संख्या है तो हम इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो विधि है वो कौन सी देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि भी बहुत अधिक चलन में है, इसके द्वारा अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी जो विधि है संक्षिप्त विधि, उसके द्वारा भी अपन लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए अधिकांशतः हम जो प्रश्न जितने भी करेंगे उसमें हम संक्षिप्त विधि का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इससे हमारे आंसर जल्दी भी आते हैं और ये विधि बिल्कुल हम कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमको ये बहुत ही आसान भी लगती है। ठीक है, तो उसी विधि से अपन इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब आपको एक बात और बता दूं कि देखिए पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी, बहुत ही हमने सिंपल से प्रश्न ही लिए थे जिसमें हमें सीधा लिखा हुआ था जैसे 10, 50 और 80 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए या हमें कुछ भी लिखा हुआ था। तो ये अब कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल इतने सिंपल प्रश्न तो आएगा नहीं, वहाँ आपके सामने बिल्कुल जैसा सीधा सीधा लिखा हुआ हो कि इन जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं का आप लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। इतने सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे, तो वहाँ पर हमें प्रश्न की भाषा को समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये प्रश्न की जो भाषा है उसके द्वारा हम कैसे पता लगाए कि इसमें हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है या महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। तो मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, जिन्होंने आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से प्रश्नों में लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें लघुत्तम समापवर्ती के देखिए परिभाषा से स्पष्ट है कि जब हमें छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी हो, लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें जो दी हुई जो संख्या है उन तीनों का ही उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और वही बात इस प्रश्न में भी लिखी हुई है कि हमें देखिए कम से कम कितने किलोग्राम, यानी कम से कम का मतलब हुआ बिल्कुल कम से कम लेना है, यानी छोटे से छोटा लेना, यानी हमें संख्या लेनी है वो कौन सी लेनी है, छोटी से छोटी। तो इससे तो हमें ये तो पता चल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन आप देखिए कहीं भी ये रटा हुआ नहीं रखे कि जब भी छोटे से छोटी संख्या लिखा हुआ आएगा तो हमें लघुत्तम समापवर्ती ही ज्ञात करना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है, हमें प्रश्न की भाषा समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें देखिए छोटे से किलोग्राम को अनाज को जो है 10 किलो, 50 किलो और 80 किलो के बार से पूरा पूरा तोला जा सकता है। यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 10 से भी पूरी पूरी विभाजित हो, 50 से भी पूरी पूरी विभाजित हो और 80 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होनी चाहिए, यानी पूरा पूरा भाग जाना
चाहिए। तो अब यहाँ पर इन प्रश्नों को देखने से अब हमें स्पष्ट हुआ है कि जब हमें तीनों ही संख्याओं से ऐसी संख्या ज्ञात करनी है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जा सके, तो यहाँ हम जाके स्पष्ट हुए कि हमें इस प्रश्न में लघुत्तम समावर्त ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ते हुए जो हमारे सामने जो संख्या दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है, 10 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है और 80 किलोग्राम। तो इन तीनों का हम लघुत्तम समावर्त करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से कर रहे हैं, हम संक्षिप्त विधि से कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये तो सभी पिछले वीडियो में उन्होंने देखा है। 2 का भाग 10 में दिया कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 का भाग 50 में दिया कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 2 का भाग 80 में दिया कितनी बार जाएगा, 40 बार। ठीक है, अब देखिए पुनः हम वापस 2 का भाग देंगे। अब देखिए आपको खूब सारे से यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको सीधा ही बता रहे होंगे कि आप ऐसे संख्या का भाग दीजिए जिसमें तीनों में ही पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ये देखिए बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है। हाँ, वो शॉर्टकट हो सकता है या आपको जल्दी प्रश्न करने के लिए वो तरीका बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीका तो यही है कि हम जब संक्षिप्त विधि से करें या चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, तो जब तक हमारे एक अभाज्य संख्या का अगर उसमें भाग किसी भी एक संख्या में अगर जा रहा है तब तक हमें उसी संख्या का भाग देना है, उसके बाद में हम दूसरी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 का भाग अगर 5 में नहीं जा रहा है पूरा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। 25 में भी नहीं जाता पूरा पूरा, तो हम इसे भी ऐसे लिख देंगे। 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, अब देखिए पुनः देखें तो वही काम हम यहाँ पर 2 का भाग भी जा रहा है, किसमें जा रहा है, 20 में तो जा रहा है, तो हम दे देंगे। इसमें 5 में नहीं जाता, 25 में भी नहीं जाता, लेकिन 20 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार। ठीक है, अब पुनः देखिए तो 2 का भाग अभी भी जा रहा है, तो अब यहाँ पर हम देखें 5 का में तो नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें अब किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2 से अगली जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 3। लेकिन 3 का भाग भी इसमें किसी में भी नहीं जा रहा, तो अगली जो संख्या है कौन सी है, अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का भाग इसमें दे देते हैं। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार। 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। ठीक है, अब पुनः हम 5 का भाग दें तो यहाँ पर हमें 5 का भाग इसमें भी 1 बार और यहाँ पर भी 1 बार। ठीक है, तो ये हमारी एक संक्षिप्त विधि जो है वो पूरी हुई है। तो अब हमें यहाँ से लघुत्तम समावर्त प्राप्त हो जाएगा। यानी जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, कौन कौन से मिले, देखिए 2, 2, 2 और 2। हमें 4 बार तो 2 के गुणांक में मिले, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिए। उसके बाद 5 कितनी बार मिले हैं, 5 की जो घात है वो हमें मिली है 2 बार। ठीक है, अब हम जिनका गुणा करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया कितना हो गया, 2 दूनी 4। 4 का 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। 8 का 2 से 8 दूनी 16। 16 का 5 से गुणा कर दिया, 16 पंजे कितने हो गए, 80। और 80 को जब 5 से हम गुणा करेंगे, बिल्कुल देखिए सिंपल तरीके से, मैं चाहता सीधा भी लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा। 0 का 0, 8 पंजे कितने हो गए, 40। यानी कितने आ गए आंसर, 400 किलोग्राम जो है ये एक ऐसा वजन है जो 10 किलो के बाट से भी तोला जा सकता है। देखिए 10 का इसमें भाग पूरा पूरा जा सकता है। 50 किलो का बाट हो उससे भी हम 400 किलो को आराम से तोल सकते हैं। और अगर 80 किलोग्राम का बाट है उससे भी 400 किलोग्राम आराम से तोला जा सकता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रश्न हुआ जिससे हमें ये मालूम पड़े कि भाई हमें कम से कम कितने किलोग्राम अनाज जो है वो इनसे तोला जा सकता है। तो वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 किलोग्राम। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो ये है हमारे सामने कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 36, 45, 60 तथा 90 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हम सारे वही प्रश्न ले रहे हैं जिससे हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करें और ये ना सोचें कि ये तो बहुत सिंपल प्रश्न ले रहे हैं। तो देखिए मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि पहले जो बोर्ड पे जो प्रश्न ले हम वो बिल्कुल सिंपल से होते हुए कटिंग की तरफ आगे बढ़े, ताकि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होता जाए। ठीक है, तो उसी को लेते हुए मैं वो सारे ही प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा। हर तरह के प्रश्न हम लेंगे जिसमें हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि देखिए आज का जो वीडियो जो होगा उसमें जितने भी आप प्रश्न करेंगे, हो सकता है ये वीडियो देखिए थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें अपन हर तरह के एक प्रश्न को लेने की कोशिश करें, ताकि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि हम कौन कौन से प्रश्न जो होंगे जिसमें हम लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है वो भी देखिए बिल्कुल बस दिखने में तो सिंपल ही है प्रश्न है, लेकिन इसमें भी देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमें इसमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। ठीक है, लेकिन वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम का मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 36, 45, 60 और 90 से पूर्णतः विभाजित होती है। विभाजित का मतलब क्या होता है, वही भाग जाता है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी बिल्कुल वो पहले प्रश्न की तरह है, थोड़ी सी भाषा अलग है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्त करना है। तो हम इसको संक्षिप्त विधि से लघुत्तम समावर्त कर देते हैं। कौन कौन संख्या का, 36, 45, 60
और 90। ठीक है, इन चारों का ही हमें लघुत्तम समावर्त करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखिए 2 का भाग 36 में दिया, कितनी बार जाएगा? 18 बार। 45 में नहीं जाएगा तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। 60 में कितनी बार जाएगा? 30 बार। और 90 में कितनी बार जाएगा? 45 बार। ठीक है, हम चाहे तो इसको देखिए, ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि मैं ये जैसे 2 में 90 का भाग सीधा दे रहा हूँ, मैं 45 लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं आए तो बहुत सिंपल सा तरीका देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि गणित आप अगर सीखनी है तो आपको कहीं भी ऐसे संकोच नहीं करना है कि देखिए सर तो ये सीधा लिख रहे हैं कि 90 में यहाँ 45 पता नहीं कहाँ से आए। अगर आपको देखिए कहीं भी समझ में नहीं आए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखिए मुझे कहीं भी आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आती है, मैं आपको 4 बार समझा सकता हूँ हर चीज़ को। और कहीं भी आप स्पष्ट नहीं हो तो बिल्कुल अच्छे से लिखिए, अपन उसके लिए बिल्कुल आप देखिए हर चीज़ जो होती है मैं यहाँ बोर्ड पर ही लिखने की कोशिश करता हूँ। छोटे से छोटा गुणा होगा तो भी मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूँगा। और छोटा से छोटा देखिए यहाँ पर ये भाग मुझे देखिए बस सीधा अपन सभी कॉमन सेंस इतना है कि 90 में 2 का भाग 45 बार जा रहा है, उसका आधे 45 अपन जानते इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर बड़ा भाग होगा तो जरूर मैं अगर उसकी सीधी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको बोर्ड पर जरूर करूँगा ताकि आपके कहीं भी संदेह नहीं रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम देखें तो यहाँ पर देखिए 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, 30 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग ही देंगे। 18 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 45 में तो पूरा पूरा नहीं जा सकता क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5। ठीक है, 30 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 15 बार। और 45 में पूरा पूरा नहीं जा सकता क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5। ठीक है, यानी हमें अगर ये भी मालूम हो कि 2 का भाग पूरा पूरा किस में जाता है, अगर हमें भाज्यता के नियम पता हो तब भी हम ये प्रश्न जल्दी कर पाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से सारे जो भाज्यता के नियम है उनको बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट किया है। तो आप उसको एक बार जरूर देखें ताकि ये जो भाग की जो क्रिया वो अपन जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग इसमें जा सकता है, जैसे 9 में तो हमें दिख ही रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 का भाग देना चाहूँगा। अब देखिए 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 45 में देखिए 3 का भाग हम देके भी दे सकते हैं अगर सीधा याद हो तो, नहीं तो बिल्कुल 3 का भाग दे दिया। 3 एकम 3, पीछे कितने बच गए? 1, अगली संख्या आ गई 5, कितने हो गए? 3 पंजे 15, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है? 15 बार, तो यहाँ मैंने लिख दिया 15। ठीक है, और 15 में तो 3 का भाग हम जाते हैं कितनी बार? 5 बार। 45 में पुनः हमने देखा है कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 3 का भाग अभी तक जा रहा है तो हम यहाँ पर 3 का भाग जरूर देंगे। 3 का भाग इसमें 1 बार। 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, और अब यहाँ पर हम 5 का भाग दे देते हैं तो हमें सभी जगह जो इकाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई संक्षिप्त विधि से भाग की क्रिया पूरी हो गई। अब हमें जो इनके अभाज्य जो गुणनखंड मिले हैं उनका हम जब गुणा करेंगे तो हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात हो जाएगा। यानी कितना मिला हमें? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए? 4। 4 का 3 से गुणा कर दिया, 4 तिया 12। 12 का 3 से गुणा कर दिया, 12 तिया 36। और 36 का हम 5 से गुणा कर देते हैं, ये 36, ये लिख दिए 5। 6 पंजे कितने हो गए? 30, हासिल हो गए 3। 3 पंजे 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18। कितने आ गए? 180। यानी वो संख्या जो होगी, कौन सी संख्या होगी? 180 संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 36 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, 45 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 60 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 90 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। आगे बढ़े और अब एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा हम प्रश्न एक ले रहे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में से घटाने पर शेष बची संख्या 32, 36, 48 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब देखिए, अब थोड़ा सा अच्छे प्रश्न ले रहे हैं। अभी तक तो हमने 2 प्रश्न जो लिए बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न लिए जिसमें हमें ये लिखा हुआ था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है या हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, ये तो हमें पता था। अब देखिए प्रश्न ऐसा है, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि कंपटीशन के प्रश्न है तो बिल्कुल सिंपल तो आने से नहीं, मैंने पहले भी कहा है, तो हमें थोड़े से तो अच्छे ही प्रश्न लेने पड़ेंगे। अब इतना तो है नहीं कि केवल हमने लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना सीख लिया, हमने ये देख लिया कि इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा तो वही आंसर आएगा और वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। इतना भी सिंपल प्रश्न नहीं आएगा, थोड़े अच्छे प्रश्न ही आएंगे। तो इस तरह के प्रश्न हमें करने बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तभी जाकर हम कंपटीशन के लायक जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लिखा हुआ तो ये है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको सीधे ऐसे रटवा रहे होंगे कि जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो आप लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लीजिए,
और जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो सीधा आप है जो महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लीजिए। लेकिन देखिए अब मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं भी हमें देखिए रटने की तरफ आगे नहीं बढ़ना है, हमें हर प्रश्न को समझना है, उसकी भाषा को समझना है। तभी देखिए प्रश्न करने कोई बड़ी बात नहीं है। गणित में आप ये कहीं भी नहीं समझे कि हमें बस इन प्रश्नों को केवल संक्रियाओं के द्वारा हल ही करना, इतना ही काफ़ी है। देखिए प्रश्न जो मैथ्स जो है वो प्रश्नों को हल करने से बेहतर उसको समझने से ज़्यादा विश्वास करें। तो आप जितना अधिक समझेंगे उतने ही मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा सरल लगने लगेगी। और एक समय जब ऐसा आएगा, जैसे आप जब ये चैप्टर जब पूरा देख लेंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद ही सारे ही प्रश्न आपकी गाड़ी में जितने भी दिए हुए उन प्रश्नों का आप सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वापस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन जिसे 1000 में से घटाना है। हमें संख्या तो वो बतानी जो 1000 में से घटानी है, वो तो बात हो गई, वो हमें भी स्पष्ट नहीं है कि हमें देखिए संख्या आप निकालेंगे कैसे। लेकिन हमें इतना तो जरूर पता है कि घटाने पर शेष बची जो संख्या जो है वो 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम देखिए वो संख्या तो ज्ञात कर ही सकते हैं जो इन चारों से विभाजित हो। ठीक है, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं, बाद में हम आगे सोचेंगे कि ये प्रश्न अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हमें क्या करना है, देखिए चारों से विभाजित होनी चाहिए, मतलब वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, हम जानते हैं वो एलसीएम होगा इसका। तो पहला काम तो हम यही करते हैं इस प्रश्न को शुरू करने से पहले। देखिए पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो 32, 36, 48 और ये 54, ये चार जो संख्या है, इन चारों संख्याओं से देखिए जो पूर्ण विभाजित हो वो संख्या तो अपन ज्ञात कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों का एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम वही विधि से पुनः देखिए 2 का भाग दिया, 32 में कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 36 में कितना जाएगा, 18 दूनी 36, 48 में देखिए 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, और 54 में 2 का भाग आप नहीं हो तो सिंपल सा देखिए। ठीक है, वैसे तो 27 दूनी 54 होते, लेकिन फिर भी देखिए कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना हमें। 2 दूनी 4, पीछे कितने बच गए, 1, ये आ गए 4, 7 दूनी 14। ठीक है, और ये हो गया 0। ठीक है, यानी देखिए आप कहीं भी हमको संकोच नहीं करना है कि 54 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा। और कहीं हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हम इसके आधे लिखने हो सीधे यहाँ पर क्या 2 और 4 का आधा 2 और 22 लिखते हैं, इतनी जल्दबाजी में गलती होती है। इसके बजाय कहीं भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप 10 से 15 सेकंड हमें एक्स्ट्रा लगने हो तो लग सकते हैं, लेकिन प्रश्न गलत हमारा नहीं होगा। तो 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 54 में 27 बार। ठीक है, अब देखिए पुनः देखें तो अभी 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 का भाग देता हूँ। 16 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 24 में 12 दूनी 24, और 27 में तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो हमें 27 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है तो मुझे देना पड़ेगा। 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 9 में नहीं जाता, ऐसे ही लिख दिया। 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 27 में नहीं जाता तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और थोड़ा सिंपल हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग अभी 4 में जा रहा है, कितनी बार, 2 बार। 9 में पूरा नहीं जाता। 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 27 में नहीं जाता तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जिसमें अभी 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का ही भाग देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग दे दिया, हम कितनी बार गया, 1 बार। 9 में नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, और 27 में भी नहीं जाता। ठीक, अब चलिए आगे बढ़े। अब 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या है 3। यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है सभी में। 9 में कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9। 3 में 3 का भाग 1 बार, और 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो पुनः 3 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर 3 का भाग दे दिया, 1, 3 में इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें 3 तिया 9। और पुनः मुझे अब 3 का भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी जो क्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी हमें जो है इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समवर्त जो है वो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2, 2, 2, 2 और 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो 2 को मुझे 5 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 3 जो है वो मुझे मिले हैं 3 बार। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबका जब गुणा करूंगा तब जाके पहले तो मुझे ये मालूम होगा कि ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें इन सभी का भाग पूरा जाता है। ठीक है, तो देखिए गुणा कीजिए। 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 2 दूनी 4। 4 का 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। 8 का 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16। 16 का 2 से गुणा कर दिया, 16 दूनी 32। अब ठीक है, 32 तक तो देखिए काम सिंपल है, तो यहाँ तक। अब 32 से हम आगे बिल्कुल गुणा करेंगे, मैं सीधे आपको नहीं लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब 32 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से। तो 32 का 3 से गुणा कर दिया, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो हो गया 96। अब 96 का मुझे पुनः 3 से गुणा करना है। ये 96 का 3 से गुणा कर दिया, 6 तिया 18, हासिल 1।
9 तिया 27, 27 और कितने हो गए 28, कितना आ गए 288। अब 288 का मुझे अभी 3 से गुणा और करना है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 8 तिया कितने हो गए 24, हासिल के 2, 8 तिया 24, 24 और 2 हो गए 26, हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गए 8, यानी 864 जो है वो आए हैं इनका लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया खत्म। तो ये जो हमें संख्या मिली, ये संख्या कौन सी संख्या मिली है, ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी बार विभाजित हो सकती है। ठीक है, ये तो आगे ये संख्या। अब देखिए हम वापस इस प्रश्न को पढ़ते हैं, तब जाके अपन को ये प्रश्न बहुत सिंपल लगेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। संख्या कौन सी बतानी, बड़ी से बड़ी बतानी है, जिसे 1000 में से घटाने पर, अब इसको 1000 में से अगर घटाएं तो कौन से उस संख्या को जो घटाए ना, तो पीछे क्या बचना चाहिए, पीछे बचने चाहिए ये जो इससे विभाजित होती है। यानी इनसे विभाजित संख्या तो कौन सी है, हमने देखा है 864 है। ठीक है, यानी हमें ये करना है, यानी बड़ी संख्या यानी 1000 में से हम कौन सी संख्या घटाए कि शेष जो है वो ये रहने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा ही काम कर देते हैं। हम जो है 1000 में से ये 864 जो है इसको आप घटा दीजिए, तो पीछे जो बचेगी वो संख्या हमें मालूम पड़ जाएगी। चाहे इसको घटाइए तब भी 1000 और उसको घटाएंगे तब भी 1000 ही होना चाहिए। तो यानी घटा के देख लीजिए, 0 में से 4 नहीं जाएंगे, 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ हो गए 9, 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3, और यहाँ हो गए 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 136 जो है, यानी 1000 में से अगर हम 136 अगर माइनस करें तो पीछे जो बचेंगे वो क्या बचेंगे 864। तो हमें ऐसा प्रश्न है, बिल्कुल देखिए प्रश्न दिखने में बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा था कि शायद ऐसा ही होगा कि हमें इसका लसब ज्ञात करना है और उसमें से या तो 1000 में से माइनस करना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये चीज़ हमें समझ में तो आनी चाहिए कि हमें करना क्या है। वैसे होना तो बिल्कुल सिंपल सा, दिमाग तो ये कह रहा था कि 1000 में से हमें वो बड़ी संख्या घटानी है। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, हम तो क्या सोच रहे थे कि इनका महत्तम समापवर्त होगा, उसको घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे, थोड़े से अच्छे प्रश्न हमें दिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा तो उसमें ध्यान लगाना ही पड़ेगा, तब जाके हमें प्रश्न समझ में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर से बजती है। यदि ये 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो वे पुनः एक साथ कब बजेगी और 6 मिनट में ये कुल कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 प्रश्न एक साथ लिए हैं। देखिए कहीं पर तो ऐसा पूछा गया जहाँ पर केवल ये पूछे कि ये पुनः एक साथ कब बजेगी, वो समय बताना है, ये भी आता है। और कई बार ये भी आता है जैसे समय दे दिया कि भाई 6 मिनट में ये कुल कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं, तो हम दोनों को ही एक साथ करने का यहाँ प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को करने के लिए पहले तो देख प्रश्न के बाद भाषा समझते हैं, हमें करना क्या है। अब यहाँ पर न तो ये लिखा हुआ है कि हमें छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और न हमें यहाँ ये लिखा हुआ है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्नों को देख कर तो ये समझ में हमें नहीं आता है कि हमें यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है या महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम प्रश्नों को ये समझेंगे। देखिए 4 घंटियाँ जो है जैसे 6 सेकंड से बजती है, एक 8 सेकंड से बजती है, एक 12 सेकंड से और एक 18 सेकंड से बजती है। तो अब दोनों एक साथ, जैसे ये कितने बजे बजे, मान लो 12 बजे बजे, तो पुनः एक साथ कब बजेगी, यानी हमें ऐसी संख्या लानी है यानी जहाँ पर चारों के ही अपवर्त्य बराबर आने चाहिए। ठीक है, यानी ये जो प्रश्न है वो ऐसा प्रश्न है जैसे ये हर 6 सेकंड में बजती है, दूसरी घंटी जो है वो हर 8 सेकंड में बजती है, ये तीसरी जो घंटी है वो प्रत्येक 12 सेकंड के बाद बजती है, और चौथी जो घंटी है वो हर 18 सेकंड में बजती है। यानी ये जो पहली जो घंटी है जैसे 6 सेकंड में बजी, दूसरी 12 सेकंड जब होगी तब बजेगी, तीसरी 18 सेकंड में बचेगी, चौथी 24 सेकंड में बजेगी, इस तरह से ये बजती रहती है। ठीक है, तो दूसरी जो घंटी है वो क्या, जैसे 8 सेकंड हर 8 सेकंड में बज रही है, यानी 8 के गुणज के रूप में ये आगे बढ़ती जाएगी, बजने शुरू करेगी। इसी तरह से 12 वाली जो घंटी है वो 12 के गुणज में आगे बढ़ेगी, और 18 वाली जो घंटी है वो 18 के गुणज में आगे बढ़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमें देखे, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको तो यहाँ देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हम जो ये जो आवृत्ति जो हो रही है बार बार, यानी यहाँ पर हम इनके जो है अपवर्त्य लिख रहे हैं। यानी हमें इनके क्या देखना है, जो 6, 8, 12 और 18 के अंतराल से बार बार जो बज रही है, यानी उनका जो अंतराल जो है, जो अपवर्त्य जो है इनके, जो इनके गुणज है, उन गुणजों में से ही हमें ये देखना है कि ये पुनः एक साथ कब बजेंगे। यानी उनमें से हमें ये देखना है कि उनका जो है समान अपवर्त्य कौन सा है। ठीक है, और जब पुनः एक साथ कब बजेगा, यानी हमें छोटा सा छोटा ही लघुत्तम समापवर्त्य है इसका ज्ञात करना है। यानी जो प्रश्नों की भाषा जो है, अब ये चीज़ कब समझ में आएगी, जब हम लघुत्तम समापवर्त्य को अच्छे से समझ
चुके होंगे और हमें ये मालूम होगा कि भाई अपवर्त्य क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब तक हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि भाई अपवर्त्य क्या है, तब तक ये प्रश्न आपसे नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ भले आप इसको अगर एक बार रट के चले जाओ कि चलो नहीं हमने तो ये कहीं पर भी ये सीखा था कि जब ये घंटियाँ एक साथ बजेगी तो हमें लसप करना है, तो वो बात अलग है। लेकिन देखिए मैं कहीं भी ये आपको नहीं कहूँगा कि आप प्रश्नों को ऐसे रट के जाए। हम हर चीज़ को समझेंगे तो मैं कहा ना, किसी भी प्रश्न में समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये 6, 8, 12 और 18 जो है, इन चारों का क्या करना है, हमें लघुत्तम समावर्त ही ज्ञात करना है। यानी 6, 8, 12 और ये 18 जो है, इन चारों का हम लघुत्तम समावर्त का 2 का भाग दे, इसमें कितनी बार 3 बार, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार और 18 में कितनी बार 9 बार। वापस 2 का भाग दे दिया, कितनी बार 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और ये 9 के 9। पुनः 2 का भाग दिया, 3 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसमें 1 बार, 3 के 3, 9 के 9। अब हमने 3 का भाग दे दिया तो 1 बार, इसमें भी 1 बार, 3 में 3 का 1 बार और 9 में कितनी बार 3 बार, और ये 3 का भाग हमने दे दिया। तो यहाँ जाके हमारा एक काम तो पूरा हो गया। ठीक है, यानी हमें जो है इन चारों जो संख्या जो है, चारों जो घंटियाँ है, इसका हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये चारों घंटियाँ जो एक साथ कितने सेकंड के बाद में बजेगी, तो वो तो हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3, तो ये हमने कर दिया कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितने हो गए 24, और 24 को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 24, 3, 24, 4 तिया 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितने आ गए 72 सेकेंड। यानी ये जो घंटियाँ जो है वो जैसे एक बार जो बजी है उसके 72 सेकंड के बाद में चारों एक साथ पुनः बजेगी। यानी ऐसा अपवर्त्य जो है, पहला जो अपवर्त्य वो कौन सा आएगा, 72 ही आएगा, जिसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 8 के पहाड़े में भी ये पूरा आएगा, 12 में भी आएगा और 18 में भी ये आएगा। यानी इसके अपवर्त्य जो है ये सबसे लघुत्तम जो है वो यही होगा। ठीक, तो ये तो आ गया 72 सेकंड, तो आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब प्रश्न की तरफ लौटे तो हम प्रश्न में हमें ये पूछा है, अगर देखिए हो सकता है प्रश्न में आपको जो विकल्प में जो है ये अगर सेकंडों में आंसर पूछे तो ये आंसर भी मिल सकता है कि 72 सेकंड कहीं लिखा हुआ हो तो हमारा ये प्रश्न यहीं तक पूरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमें एक साथ कब बजेगी, हमें समय पूछा है, यानी पहले तो ये 12 बजे जो घड़ी में जो है टाइम क्या था, जब पूरे फिक्स 12 बजे थे उस समय ये चारों घंटे एक साथ बजे थे। अब हमें ये 72 सेकंड के बाद में, मतलब 72 सेकंड को अपन थोड़ा चेंज करें तो हम जानते हैं 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट हो जाता है। यानी 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट, तो 1 मिनट और 72 का मतलब हो गया 12 सेकंड। ठीक है, तो 72 सेकंड का मतलब कितना हो गया 1 मिनट और 12 सेकंड। यानी हम इसमें 1 मिनट और 12 सेकंड अगर जोड़े तो हमें सही समय मालूम पड़ जाएगा कि कितने समय के बाद, यानी 12:01 और 12 सेकंड पर ये चारों जो घंटियाँ जो है वो पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रश्न कौन सा, जब वो हमें ये पूछे कि एक साथ वो कब बजेगी। ठीक, अब यही प्रश्न जो है वो ऐसा भी आ सकता है कि 6 मिनट में ये जो घंटियाँ है वो कितनी बार एक साथ बजेगी। तो हमें देखिए ये तो हमने पता लगा लिया कि चारों जो घंटियाँ वो हर 72 सेकंड के बाद में एक साथ बजेगी। ठीक है, तो हम ये पता लगाते हैं कि 6 मिनट में, देखिए पहले तो हम क्या देखते हैं 6 मिनट में, तो 6 मिनट का हम इसको पहले तो हम सेकंड में बदल देते हैं क्योंकि 72 सेकंड में हमने देखा है कैलकुलेशन करके। तो हम 6 को देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 6 छंग हो गए 36, यानी 360 सेकंड हो गए। तो 360 सेकंड में ये हर 72 सेकंड के बाद में एक साथ बजती है, तो अपन देखेंगे कितनी बार ये बज सकती है। तो इसको हम काट के देखिए, 2 का भाग दे दिया, कितने आ गए 36, इसमें 2 का भाग दे दिया 180, और 36 के 2 का भाग दे दिया 18, इसमें हो गए 90, और 18 कम 18, 18 पंजे 90। यानी ये जो है 5 बार जो है 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 5 बार एक साथ बजेगी। अब देखिए सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन जो होता है प्रश्न में वो यही होता है, और यही प्रश्न ही अक्सर पूछा जाता है कि कितनी बार एक साथ बजेगी। अब देखिए ये जो प्रश्न आता है, और आपको ऑप्शन में देखिए 5 बार भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये अगर आप आंसर चयन करते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। अब देखिए गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि 6 मिनट में वो कुल एक साथ कितनी बार बजेगी। तो देखिए इसमें हमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये 12 बजे से लगाकर फिर 6 बजे का अपन समय जो देख रहे हैं, इसके 12 बजे से 6 मिनट का जो समय है उसके दौरान ये कितनी बार बजेगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये 12 बजे एक बार तो वो बज चुकी है,
एक साथ। अब उसके बाद में 6 मिनट में 5 बार वो एक साथ और बजेगी। कितनी बार? यानी 6 मिनट के, यानी पहले तो 12 बजे वो बज चुके एक साथ, फिर पहले 72 सेकंड के बाद एक बार बजेगी, फिर दूसरे 72 सेकंड, तीसरे 72, चौथे 72 और पांचवें 72 के बाद, यानी कुल मिलाकर 360 जो सेकंड है उसमें ये 5 बार तो ये बजी और एक बार ये पहले बजी। तो आपको जो इसका आंसर चयन करना पड़ेगा वो 5 बार न करके एक बार जो शुरू में जो बजी है वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 बार बजेगी। ठीक है। हाँ, अब प्रश्न में आपको देखिए वहां पर ये भी ध्यान रखना है कि वहां अगर ये लिखा हुआ हो कि 12 बजे एक साथ बजी है, इसको छोड़कर अगले 6 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, तब तो हमारा आंसर 5 ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर सीधा सिंपल सा यही आता है कि ये इतने सेकंड के अंतर से बज रही है और एक साथ 12 बजे बजी है, तो 6 मिनट में वो कुल कितनी बार एक साथ बजेगी, तो उसमें आपको ये पहली बार जो बजी उसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा और हमें कुल मिलाकर 6 बार आंसर जो है उसको चयन करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 10, 12 व 15 से पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है। तो देखिए, देखने में ये प्रश्न तो बिल्कुल आपको सिंपल दिख रहा होगा कि इसमें तो हमें क्या करना है, केवल 10, 12 और 15 से पूर्ण तो विभाजित है, सबका भाग जानना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है कि हमें इन तीनों का क्या करना है, लघुत्तम समावर्त ही ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल सिंपल है। तो पहला काम अपन यही कर देते हैं, 10, 12 और 15 का। 10, 12 और जो 15 जो है इनका हमें क्या करना, क्योंकि इससे तीनों से ही विभाजित होनी चाहिए, तीनों का ही भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि इन तीनों का भाग जाना चाहिए, मतलब लघुत्तम समावर्त हमें ज्ञात करना ही है। ठीक है। तो 2 का भाग दिया किसमें कितनी बार, 5 बार, 12 में हो गया 6 बार, 15 में पूरा पूरा नहीं जाता। पुनः दे दिया 2 का भाग, देखिए 5 में तो नहीं जाएगा, 6 में कितनी बार, 3 बार, 15 में भी नहीं जाएगा। अब 3 का भाग दे दिया, 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 में 3 का 1 बार, 15 में 5 बार। अब 5 का भाग दे दिया तो ये आगे 1, 1 और 1। ठीक है। यानी हमें जो है इन तीनों का जो लघुत्तम समावर्त प्राप्त हुआ है वो तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी प्रश्न देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का 5 से गुणा कर दिया, 12 पंजे 60। देखिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया खत्म। यानी हमें इसका लघुत्तम समावर्त तो यानी ऐसी संख्या तो हमें मिल गई है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। लेकिन ये तो हमें जो आंसर मिला वो तो केवल 2 ही अंक मिले। ठीक है। लेकिन प्रश्न जो है वो तो ये है कि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए 4 अंकों की संख्या अगर शुरू करें तो कहाँ से शुरू होगी, देखिए सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो है 1000 और यहाँ से शुरू होकर सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो होगी 9999। ठीक है। तो अब इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन चारों का जिसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब चारों नहीं सॉरी तीनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं का भाग यानी ऐसी संख्या तो वो तो हमें मिल गई है 60। ठीक है। लेकिन अब ये कैसे पता लगाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें भी इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ये तो ज्ञात हो गया कि भाई तीनों का भाग जो जाती है वो संख्या तो 60 है। तो हम क्या करेंगे, इस 60 हमें ऐसी संख्या पता लगानी है, सबसे बड़ी संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है, 9999। इससे बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती, यानी इससे तो छोटी ही संख्या होगी जिसमें हमें अगर 60 का भाग अगर पूरा पूरा जाएगा, हम ये पता लगाएंगे कि अगर इस संख्या में अगर 60 का भाग अगर पूरा पूरा जाएगा तो मतलब ये हो गया कि उसमें 10 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 12 का भी पूरा पूरा जाएगा और 15 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब ये पता लगाए कैसे, तो हम तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है 9999, पहले हम इसमें ही 60 का भाग दे देते हैं ताकि ये पता चल जाए क्या ये 60 से पूरी पूरी बार इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो भाग दे दीजिए, देखिए 60 का भाग, 60 का पाड़ा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौगे 240। देख सभी को पता है कि हम 6 का पाड़ा लिख के जीरो आगे जो जरूरत पड़ेगी तो अपन और लिख देंगे। ठीक है। तो पहले तो हम देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने भाग दिया कितनी बार, 60 एकम 60, 9 में से 0, 9 के 9, 6 में से 9 में से 6 गए 3। ठीक है। अगली संख्या लिख दी, कितने हो गए 399। तो अब यहाँ पर आगे लिख देते हैं, देखिए 6 पंजे 30 यानी 300, 6 चंग 36 यानी 360, 6 सत्ते 42 यानी 420। तो 420 तो ज़्यादा हो रहे हैं यानी कितने होंगे 360। तो ये आ गए 360 कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। माइनस कर दीजिए, 9 में से 0 हो गया 9,
9 में से 6 गए 3, ये हो गए 0। ठीक है, अगली संख्या लिखिए, कितने आ गए वापस 9, यानी वापस वो का वो 360, माइनस किए वापस 9 और 339 जो है वो आ रहे हैं शेष। ठीक है, यानी हमने भाग देके ये तो पता लगा लिया कि भाई अगर 9,999 सबसे बड़ी संख्या है तो वो तो 60 से उसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी उसमें अगर 60 का भाग दे तो शेष कितने बच रहे हैं, 39 बच रहे हैं। तो अगर हमें ये पता लगा यानी 60 का भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, तो पूरा पूरा तो कब जाएगा, जब हमारे ये 39 शेष नहीं रहे, यानी ये शेष नहीं रहने चाहिए, तब जाके 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम क्या करें कि ये जो 39 जो अतिरिक्त जो बच रहे हैं वो हम अगर इसमें से कम कर दें तो हमारे पास पीछे जो संख्या बचेगी उसमें 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम पहला काम तो क्या करें कि 9,999 जो है इसमें से हम ये 39 कम कर देते। पहले तो देखिए 0 का 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 9,960। ठीक है, तो ये जो ऐसी संख्या है जिसमें 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि हमें ये पता तो लगा 39 तो शेष होता है, 39 अगर हम कम कर दें तो इसमें 60 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यानी ये जो संख्या है यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, अगर 60 लिख दूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ठीक है, और 6 आते यहाँ पर 6 बच जाएंगे, 36 बचेंगे, और अगली संख्या कौन सी होगी 0, और ये 36 होता है कि यहाँ क्या बच जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमें ये मालूम पड़ गया कि अगर जितने शेष बच रहे हैं अपन उसको कम कर देंगे तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी कौन सी होगी, 9,960 जो होगा उस संख्या में 10 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 12 का भी पूरा पूरा जाएगा और 15 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को जो है उसको बिल्कुल सिंपल न ले, थोड़े अच्छे कहीं भी देखिए, मैं वीडियो को पहले भी कह रहा हूँ, आप कहीं भी स्किप नहीं करें। आपको देखिए पूरे वीडियो में न तो कहीं भी हाय हेलो और आपसे कुछ भी बातचीत नहीं नजर आएगी। हम सारे जो बात करते हैं सारे जो विषय पर आधारित ही हम चर्चा करते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। और हाँ, आपसे निवेदन एक और कर दूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको खुद को भी लगेगा हाँ मुझे इसको साथ ही साथ नोट भी करना चाहिए। आप उसको नोट भी करते रहें ताकि एक आपके पास एक अच्छा बहुत ही अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको किसी भी गाइड की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 2000 और 3000 के बीच की ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 24 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो पिछला जो प्रश्न था उसमें हमने देखा था कि हमें क्या करनी थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती थी, तो ये प्रश्न था। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें 2000 से 3000 के बीच की संख्या बतानी है। हमें ये नहीं बताना है कि इससे बड़ी कौन सी संख्या है या इससे छोटी कौन सी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है। हमें कुल मिला के सारी संख्या बनाने की कितनी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल है तो वो उससे मिलता जुलता ही है। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, हमें 21, 24 और 28 जो इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या हमें देखनी है। मतलब हमें इन तीनों का पहले तो क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक करना है। तो बहुत जल्दी बिना समय गंवाए हम इसका लघुत्तम समावर्तक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग दिया, 21 में तो नहीं जाएगा, 24 में कितनी बार 12 बार, 28 में कितनी बार 14 दूनी 28, पुनः 2 का भाग दे दिया, 21 में पूरा पूरा नहीं जाता, 12 में 6 बार, 14 में 7 बार, पुनः 2 का भाग दे दिया, 21 में तो नहीं जाता, इसमें कितनी बार 3 बार, इसमें 7 बार। आगे अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 21 में तो कितनी बार 7 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार और 7 के 7, अब 7 का भाग दे दिया, 7 में 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। ठीक है, तो इनका जो तीनों का लघुत्तम समावर्तक जो हमें प्राप्त हुआ है वो तो क्या हुआ है, हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 8, 8 का 3 से 8 दिया 24, तो 24 का 7 से गुणा कर देते हैं, ये 24, इसका 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 से कितने हो गए 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हो गए 16, यानी 168। ये तो आ गया है इसका लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यानी ये तो हमें पता चल गया कि ऐसी संख्या जो है वो कौन सी है जिसमें 21, 24 और 28 का पूरा भाग हो जाता है, वो तो कौन सी है 168। अब देखिए, अब हमें काम जो करना है वो ये करना है कि हमें ये पता लगाना है कि 2000 से लगाकर 3000 के बीच की जो संख्या है वो कौन कौन सी है जो तीनों से विभाजित होती है, मतलब तीनों में 168 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2000 से शुरू करें। हम 2000 में 168 का भाग दे के देख लेते हैं कि
इसमें 2000 का जो भाग जो कितने बार पूरे पूरे जाएगा या पीछे रहेगा, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि पहली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो अब देखिए 168 का भाग हम पहले तो एक बार दे देते हैं, कितना आ गया 168। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन आगे पहाड़ा और बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ हो गए 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ हो गए 0। ठीक है, अगली संख्या हो गई 320। ठीक है, तो 168 का 2 से गुणा करते हैं, इसका पहाड़ा देखिए 8 दूनी 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। 2 से गुणा करें तो कितने आते हैं 336। अब यहाँ पर देखिए 320 यानी 336, तो यानी एक बार ही भाग जाएगा। तो अब हमें देखिए इसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए 320 की जगह क्या चाहिए, कम से कम 336 हो, तो यहाँ पर 2 बार भाग इसका पूरा पूरा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो अगर इसमें कितने कम पड़ रहे हैं हम देखें तो 16 अगर इसमें हम और जोड़ लें, कितने हम जोड़े इसमें, अगर 16 अगर जोड़ ले तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 336 हो जाएंगे। यानी कहने का अगर 2000 जो है, अगर 2000 में हम 16 जोड़े तो हमें जो संख्या मिलेगी 2016, ये जो है ये 168 से इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो पहली जो संख्या है, पहली संख्या तो हमें मिल गई 2016। ठीक है, तो पहली संख्या तो मिल गई, 2000 से बड़ी जो है वो कौन सी संख्या है 2016, जिसमें 168 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब अगली संख्या कौन सी होगी, तो अपन भाग ना देकर अपन सीधा इसमें जोड़ के देख लें कि 2016 में हम 168 को अगर जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी कि जिसमें 168 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये 2016 जो है इसमें हम जोड़ देते हैं 168। ठीक है, तो 168 जोड़ दीजिए, 6 8 और 6 14 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, एक कितने आ गए 2184। अगली संख्या आ गई ये जिसमें 168 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या जो है 2184, उसमें हम 168 और जोड़ देते तो अगला जो भाज्य का वो भी मालूम पड़ जाएगा। 168 हमने और जोड़ दिए, 8 और 4 कितने हो गए 12 हासिल 1, 8 और 14 और 1 15 हासिल 1 3 2, यानी 2352। ये अगली संख्या जिसमें 168 का भाग जा सकता है। उसकी अगली संख्या ही नहीं, अब इसमें 168 और जोड़ने पड़ेंगे। 8 और 2 हो गए 10 हासिल 1, 6 और 6 हो गए 12 हासिल 1, 3 और 4 और 1 5, यानी अगली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 2520, जिसमें भी 168 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगली संख्या और जोड़ के देखिए 0 8 के 8, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 2688। ठीक है, और 168 जोड़ के देखिए, नहीं हमें तब तक जोड़ के देखना पड़ेगा 3000 तक तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो हम अगली संख्या और देख लेते हैं। 8 और 8 कितने हो गए 16 हासिल 1, 6 14 और 1 15 हासिल 1 8, 2856। ठीक है, अब 2856 में अपन और जोड़ के देख लेते हैं। 2856, इसमें 168 हमने जोड़ दिए, 8 और 6 कितने हो गए 14 हासिल 1, 6 6 12 हासिल 1, 8 और 10 3024। यानी ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी यहाँ तक ही संख्या है। यानी कुल मिला के कितनी संख्या हो गई, देखिए पहली जो संख्या थी 2000 में तो भाग नहीं जा रहा। पहली जो संख्या है वो तो कौन सी है 2016, जिसमें 168 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो एक संख्या ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या है, ऐसी 6 संख्या है जो 2000 और 3000 के बीच में स्थित है, और जिसमें 21, 24 और 28 का मतलब है उसमें 168 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन में आते हैं जहाँ पर हमें सीधी संख्या न पूछकर हमें ये भी पूछा जा सकता है, मतलब ये भी आ सकता है, जैसे इतना बड़ा प्रश्न ना आए उसकी जगह ये भी आ सकता है कि 2000 और 3000 के बीच की ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन तीनों से विभाजित तो हम सबसे छोटी कौन सी लिख देंगे 2016, इसका आंसर हो सकता है। या ये आ सकता है कि 2000 और 3000 के बीच की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों से विभाजित होती है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है 2856। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि हमें हर तरह से तैयार रहना है कि चाहे प्रश्न की भाषा कैसे भी घुमाएं, हमें तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि तीनों से विभाजित हुई, पहले तो इनका एलसीएम करना पड़ेगा, और फिर जो भी संख्या पूछेगी तो हमें उस 168 या जो भी आंसर आ रहा है उसको हम भाग देके उससे पता लगा सकते हैं कि इससे एक संख्या मिलेगी या सबसे बड़ी बनेगी या सबसे छोटी बनेगी या कितनी संख्या है प्राप्त हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 16, 18, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, तो ये एक प्रश्न जो ये भी कंपटीशन में खूब आता है। अब देखिए प्रश्न दिखने में तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है हमें कि हमें क्या करना है, वो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी हमें थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। साथ में हमें ये भी दिख रहा है जिसे 16, 18, 20 और 24 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 16 का, 18 का, 20 का और 24 का भाग पूरा पूरा जाए। पहले तो अपन पूरे पूरे भाग वाली देख लेते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें क्या करना है, 16, 18, 20 और 24 जो है उनका क्या करना है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हम सोचेंगे कि ये 5 शेष कैसे बचेंगे। ठीक है, तो 2 का भाग दिया, इसमें कितनी बार, 8 बार, इसमें 9 बार, इसमें 10 बार, इसमें 12 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया, 8 में कितनी बार, 4 बार, 9 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार, इसमें 6 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया 2 बार, इसमें 9 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में 3 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगला हमने दे दिया 3 का भाग, 1 में नहीं जाता, 9 में 3 बार, 5 में नहीं जाता, 3 में 3 का 1 बार। पुनः 3 का भाग दे दिया, कितनी बार, 1 बार, 3 में 3 का 1 बार, 5 में नहीं जाता और 1। अब दे दिया हमने 5 का भाग, 1 बार, इसे भी 1, 5 में 5 का भाग 1 बार। ठीक है, यानी हमें जो है पहले तो ये संख्या मालूम पड़ गई कि अगर ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें चारों का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करके देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, देखिए 1, 2, 3, 4 बार। ठीक है, उसके बाद में है 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये तो वो संख्या आ जाएगी जिसका भाग, जिसमें 16, 18, 20 और 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम वो संख्या प्राप्त कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 8 का 2 से किया 16, 16 का 3 से कर दिया 48, 48 का 3 से गुणा कर देते हैं, ये 48, ये 3, 8 कितने हो गए 24, हासिल के 2, 4 12 और 2 हो गए 14, कितने हो गए 144। ठीक है, अब इसका करना है 5 से गुणा, 4 पंजे 20, हासिल हो गए 2, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो गए 22, 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी वो संख्या तो मिल गई हमें 720। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया कि जहाँ से हमें देखिए चारों का भाग इसमें पूरा पूरा किस में जाता है, 720 में तो पूरा पूरा जाता है। अब प्रश्न ये है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। नहीं, इससे छोटी संख्या तो वो है कौन सी है, 720 है, जिसमें इन चारों का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अगर हम इनका चारों का भाग दें तो हमें इसमें 5 शेष बचने चाहिए। यानी अगर हम 16 का भी इसमें भाग दें तो पूरा पूरा जा रहा है, 18 का भी इसमें पूरा जाएगा, 20 में भी पूरा जाएगा, 24 का भी भाग इसमें पूरा जाएगा, तो पीछे 5 शेष रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 हम प्लस कर देते हैं बस। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 725। यानी 725 ऐसी संख्या है, क्योंकि 720 में तो हमको पता है सभी का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अगर ये 5 इसमें जोड़ देंगे तो चाहे बोले इसमें 16 का भाग देंगे तब भी 5 बचेंगे, चाहे बोले 18 का भाग देंगे तब भी ये 5 बचेंगे, 20 का भाग देंगे तब भी ये 5 बचेंगे और 24 का भाग देंगे तब भी हमारे 5 बचेंगे। यानी कहने का तात्पर्य, जब ऐसे जो प्रश्न आते हैं, जब शेष पूछे तो आपको उसका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है और फिर जितने भी शेष कहे वो हम इसमें जोड़ देंगे तो वो जो है अपने आप शेष बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न आज का है वो ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ठीक है, तो हमें पिछले जो प्रश्न किया था बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दिखने में तो आपको बिल्कुल वही दिख रहा होगा, तो आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें और आप ये ना सोचें कि ये तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, तो इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है कि हमें बस वो लास्ट में घटाने हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करें कि सीधा बस 20, 25 और 30 जो है उसका पहले तो हम कोई छोटी छोटी संख्या निकालनी है। तो यहाँ तक तो काम बिल्कुल सिंपल है कि हमें 20, 25 और 30 जो है इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। लेकिन उसके बाद में जो भी आंसर आएगा हम उसमें से अगर 8 माइनस कर देंगे और 13 माइनस कर देंगे और 18 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे। लेकिन देखिए अगर आप 8 अगर उसमें से माइनस करोगे, 13 माइनस करोगे, 18 माइनस, तो तीनों आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में ये है कि हमें छोटी से छोटी एक ही संख्या बतानी है, आपको अलग अलग संख्या नहीं बतानी है कि जिसमें 20 का भाग दोगे तो 8 बचने चाहिए, 25 का भाग दो तो 13 बचने चाहिए और 30 का भाग दोगे तो 18 बचने चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसी ही एक ही संख्या बतानी है।
ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल उसकी तरह ही न ले, थोड़ा सा ये अलग है। जब भी आपके ऐसे प्रश्न आए, एक तो ऐसा प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको प्रत्येक दशा में एक ही शेष संख्या बचेगी, तब तो बिल्कुल सिंपल है कि इसका लसअप करके आपको उसमें वो संख्या जो है वो माइनस प्लस करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पहला तो क्या करते हैं, इसका एक बार एलसीएम कर देते हैं। 2 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार। 25 में नहीं जाएगा। 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा इसमें, 5 बार। 25 में पूरा पूरा नहीं जाता, 15 में भी नहीं जाता। ठीक है। अब यहाँ पर हमें किसका भाग देना है, देखिए वैसे तो देखा जाए आपको खूब सारे चैनल जो सीधा 5 का भाग दे देंगे, लेकिन क्रम से ही चले। 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है तो हम 5 का भाग पहले नहीं देंगे। ठीक है। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे। ठीक है। 5 का भाग इसमें 1 बार, 25 में 5 बार, इसमें 1 बार, पुनः 5 का भाग दे दिया हमने, तो हमें मिल गए 1, 1 और 1। ठीक है। यानी ये जो संख्या है इनका सबसे पहले तो हम लघुत्तम समापवर्त जो है वो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। यानी 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 का 5 से गुणा कर दिया, 12 पंजे 60, और 60 को 5 से गुणा कर दिया, ये 60, इसका हमने कर दिया 5 से गुणा, 0 का 0, 6 पंजे 30। तो ये संख्या जो आ गई वो तो आ गई है 300। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया खत्म। चलिए अब आगे जो प्रश्न है, अब उस प्रश्न को अपन समझते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें क्या करना है। अब देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे, जब आपको ये लिखा हुआ शेष सब में अलग अलग दिए हुए होंगे, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो ये जो है जिसका भाग देना है, यानी जिसका भाग दे रहे उसको तो क्या कहते हैं, भाजक। और ये दिए हुए शेषफल, यानी भाजक और शेषफल का हम अंतर ज्ञात करेंगे। क्या करना है, हमें इनका अंतर पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो देखिए पहला जो भाजक है वो कौन सा है, 20। तो 20 का अगर हम भाग दें तो शेष कितने बचने चाहिए, देखिए क्रमशः उसमें लिखा हुआ है 8, यानी यहाँ पर अंतर है कितने का दिया हुआ है, 12 का अंतर है। दूसरी जो संख्या है वो भाजक कितने है, जिसका भाग देना है 25 का भाग देना है, और शेष कितने बचने चाहिए, 13। यदि यहाँ पर भी दोनों का अंतर है कितने का, 12 का अंतर है। और तीसरी जो संख्या है 30 का अगर हम भाग दें तो शेष बचने चाहिए 18, यानी यहाँ पर भी जो अंतर है वो कितने का है, 12 का। यानी ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं उसमें ध्यान रखना कि उनका जो अंतर आएगा वो हमेशा समान ही आएगा। ठीक है। यानी प्रश्न चाहे कितने घुमाए लेकिन इनका अंतर वो समान देगा। नहीं, आपको ऐसी एक ही संख्या बतानी है जिनका इन दोनों का अंतर यानी 12 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी 12 का जो अंतर है वो अगर इसमें से अपन अगर कम कर दें तो जब भाग देंगे तो आपको अगर 20 का भाग दोगे तो 8 बचेंगे, 25 का भाग देंगे तो 13 बचेंगे, और अगर 30 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 18। यानी ये जो संख्या जो मिली है 300 तो ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है। लेकिन हमें ये ऐसी संख्या लानी है जिसमें शेष अलग अलग रहने चाहिए। मतलब 12 जो है, 12 का जो तीनों का जो अंतर है वो 12 अपन इसमें से अगर कम कर दें, 300 में से हम कितने कम कर देते हैं, अगर 12 अगर कम कर देते हैं तो कितने बचेंगे, 288। तो ये एक ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर हम 20 का भाग देंगे तो 8 बचेंगे, 25 का भाग दोगे आप तो 13 बचेंगे, और अगर 30 का भाग दोगे तो 18 बचेंगे। तो इस तरह के प्रश्न है वो भी आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीके से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को मैंने बोर्ड पे लाने का प्रयास किया है। तो मुझे देखिए वैसे तो जहाँ तक ज्ञात है ऐसा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहा होगा जिसमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो और वो शायद रह गया होगा। लेकिन फिर भी देखिए आप अपने गाइड में जितने भी इस तरह के प्रश्न है जिनमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना उनको अच्छे से आप हल कीजिए। और फिर भी अगर उसमें आपको किसी भी प्रश्न में अगर करने में कहीं भी दिक्कत आती है या प्रश्न की भाषा आपको समझने में कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपन उस प्रश्न को और लेने का प्रयास करेंगे और उसको और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी से शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। क्योंकि जो भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो हो रही है तो उसमें और भी जो तैयारी करें तो उनके लिए भी इसी तरह से बेनिफिट मिल जाएगा और वो भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो उसमें हम महत्तम समापवर्त क्या है उसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनको भी हम समझेंगे और साथ ही महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की जो भी अच्छे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपन अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो अगले जो वीडियो उसमें हम लघुत्तम और महत्तम दोनों पर आधारित जो प्रश्न जो है या जो उनमें आपस में संबंध पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी अपन क्रमशः लेंगे। तो आपको अभी जो अपनी गाइड में आपके केवल लघुत्तम समापवर्त पर आधारित जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपन अभी आप हल कीजिए
ताकि बाकी जो प्रश्न है उनको अपन जैसे जैसे अपन क्लास अपनी आगे चलेगी, जैसे अपन उनको समझते जाएंगे, वैसा वैसा वो भी आपके दिमाग में अच्छे से आते जाएंगे, फिर आपको कहीं भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी होगा आप चैनल के साथ बने रहिए। और एक बार आपसे पुनः निवेदन कर दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी नेक्स्ट जो वीडियो जो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप उस वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में महत्तम समापत्ति से संबंधित चर्चा करने के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ और अभ्यास अपना जारी रखिए। धन्यवाद।